चलिए जी, here comes our recording. So now सेक्स डिटर्मिनेशन हमने स्टार्ट करना था आज, एंड इस चैप्टर को भी खत्म करना है जितना हम कर सकते हैं और जितना इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट, CUET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू द क्लास। टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए क्लास। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, इसको ही हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन आपसे कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो इतना ज्यादा हम डेफिनेशन पे जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट इज की हैंकिंग जो थे 1891 में could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis. Spermatogenesis के प्रोसेस से उन्होंने क्या किया था? ट्रेस किया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को। He observed that 50% of the sperm received this specific structure after the spermatogenesis and 50% of the sperm did not receive it. 50% of the sperm को क्या था कि ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिल रहा था और 50% को नहीं मिल रहा था, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स बॉडी नाम दिया। चलिए जी, ठीक है, आगे क्या हुआ कहानी? आगे यही कहानी को, एक्स बॉडी को हम लोगों ने क्या कहा? हमने उसे कहा एक्स क्रोमोसोम। अब देखो जी, कहानी क्या चल रही थी इनकी कहानी चल रही थी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज वर्क बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। किसने काम किया? हैंकिंग ने स्टार्ट किया, विल्सन एंड स्टीवेंस ने उसको आगे काम को लेके गए इन द ईयर 1902 से 1905 के बीच में। और उस टाइम पे इन्होंने ही दो टर्म्स लेके आए। कौन कौन से दो टर्म्स थे? एक टर्म्स था मैम ऑटोजोम, ठीक है, और दूसरा टर्म था मैम हमारा ऑलोजोम्स, ठीक है। ऑटोजोम्स मींस कितने हैं हमारे पास ऑटोजोम्स? हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, एक आपके ही वहां से कॉल आ रहा है मैम। क्या? हाँ जी मैम, ये मैम मैं आपको आफ्टर द क्लास कॉल करती हूँ। जस्ट कहाँ? एक्चुअली आपकी क्लास की वही आज लो अटेंडेंस है ना थोड़ी सी, इसीलिए एक कॉल था रिगार्डिंग दैट कि कौन से बच्चे नहीं आए हैं एंड क्यों नहीं आए हैं, रिगार्डिंग दैट कोर्स। चलिए, हम लोग कर रहे थे कि हाँ, हैंकिंग ने स्टार्ट किया हमारा ये एक्स बॉडी को लेके आए कि 50% चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, 50% नहीं हो रही हैं। स्टार्टिंग में एक्स बॉडी नाम दिया गया, फिर बाद में उसे एक्स क्रोमोसोम कर दिया गया। ये कहानी चल रही थी 1800 में। बट फिर बाद में विल्सन एंड स्टीवेंस ने क्या किया? 1902 से 1905 के बीच में उन्होंने काम किया इन्हीं पर, और इन्होंने डिटरमाइन किया इन्होंने डिटरमाइन किया कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स को इन्होंने क्या कहा? सेक्स क्रोमोसोम्स कहा, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जो कि क्या, एक्स वाई क्रोमोसोम किसका है? मेल्स के होते हैं, मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बाकी जो क्रोमोसोम्स थे इनका कोई भी रिलेशन नहीं था सेक्स क्रोमोसोम के साथ, और इनका नाम था ऑटोसोम। ह्यूमंस में यू ऑल नो कि 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, जिसमें से 44 जो है हमारे ऑटोसोम है एंड 2 हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जेंडर। फिर क्या कहानी आती है हमारी? नेक्स्ट कहानी है कि डज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलोसोम प्रेजेंट, एलोसोम जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है? पेरेंट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। होमोगेमेटिक, दैट इज जो कि सिमिलर गेमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेटेरोगेमेटिक, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग था कहानी, ये आपने अपने जब किया होगा, क्या बोलते हैं, 12th का प्रिपरेशन, उस टाइम पे आपने देखा होगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है वो सब किसका दिया है? ह्यूमंस का ही दिया हुआ है। एक्स एक्स एंड एक्स वाई, क्या कहानी है इसकी? एक बार फटाफट से नजर मारेंगे कि फीमेल्स कैसे हैं? होमोगेटिक है, एक जैसे उनके गेमीट्स हैं, और क्या है उनके पास? क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। और मेल्स कैसे हैं? हेटेरोगेमेटिक हैं, हाफ एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ में वाई क्रोमोसोम होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस की भी कहानी सेम है और ड्रोसोफिला की कहानी भी सेम ही है। देन कम्स XX एंड XO। XX इज फिर से हमारे यहाँ पे फीमेल्स के को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोगेटिक है, और ये क्या है?
किसमें दिखा रहे हैं, राउंड वॉर्म्स और इंसेक्ट में हर एक का सेक्स जो ये एलोसोम का वो है वो अलग अलग है डिटरमाइन करने का कि कौन सा किस सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेल्स यहाँ पे भी हेट्रोगेमेटिक हैं, बट कहानी क्या है कि एज हाफ ऑफ द गैमीट बियर्स द क्रोमोसोम एंड अदर हाफ डज नॉट हैव एनी सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए XOX0 जो भी आप इसे बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ZW एंड ZZ। इनकी क्या कहानी है, इनकी कहानी है कि यहाँ पे फीमेल्स हो गई हेट्रोगेमेटिक। हमेशा से याद रखना, जो फर्स्ट लिखा जाता है दैट इज फॉर फीमेल और जो नेक्स्ट लिखा जाता है दैट इज फॉर मेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेल की फीमेल कैसी हो गई, हेट्रोगेमेटिक। दो टाइप से गैमीट्स आ गए उनके पास, हाफ गैमीट्स जो है Z क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है W को। वाइल मेल्स में कैसे हैं, दोनों के दोनों ही Z क्रोमोसोम्स हैं। कहाँ पे है ये, फिशेस में एंड रेप्टाइल्स में। और लास्ट है हमारा कौन सा, ZO एंड ZZ। सेम वही कि मेल्स हमारे होमोगेमेटिक हैं और ZO में कैसा है, जैसा किसका ऑपोजिट है ये लगभग इन वालों को ऑपोजिट है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फीमेल्स होमोगेटिक थी, यहाँ पे मेल्स होमोगेटिक है। यहाँ पे मेल्स में XO था, यहाँ पे फीमेल्स में Z हो गए। ठीक है, किस में आते हैं ये, मॉथ बटरफ्लाइज में। इसका ऐसे ही छोटू सा चार्ट बना के, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है ये क्या है, बस इसके एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। मैच द कॉलम में वो एग्जाम्पल आप आज भी करोगे, ठीक है, जब हमारी क्लास ओवर होगी उसके बाद। फिर आ गई हैप्लोडिप्लॉइडी। यहाँ पे क्या चल रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मेल। अनफर्टिलाइज्ड एग किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हैप्लॉइड मेल को, एंड फर्टिलाइज्ड एग किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिप्लॉइड गैमीट को। एंड ये किसकी कहानी है, हमारे हनी बीज की। ठीक है जी, अब आ गया जी म्यूटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कहानी है म्यूटेशन, डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि सडन रैंडम चेंज जो कि कैसा है, स्टेबल है, इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जा सकता है। कोई भी जो जेनेटिक लेवल पे चेंज आएगा वो अल्टीमेटली जाके आपके फिनोटिपिक लेवल पे भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सारा किसका किया धरा होता है, म्यूटेशन का। और जिस ऑर्गेनिज्म में वो चल रहा होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं म्यूटेट। जैसे म्यूटेशन क्या है आपको पता है कि ये नेचुरली भी अकर करता रहता है, हमारी बॉडी में भी हो रहा है म्यूटेशन, बट हमारी बॉडी के पास क्या है, रिपेयर सिस्टम है। तो जो हमारा अनवांटेड है वो उसको हम रिपेयर होता रहता है, हमारी बॉडी में करती रहती है। बट कहानी कब आती है ना, जब हम लोग को लैब में करना होता है। जब आप इसको लैब में करते हो तो लैब में करने के इसके दो तरीके। पहला तरीके को हम कहते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड। और मोस्ट पॉपुलर जो म्यूटेजन यूज किया जाता है वो होता है हमारा 5 ब्रोमो यूरेसिल। ठीक है, इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर केमिकल म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन कैसा होता है बच्चा जी, फिजिकल म्यूटेशन हम करते हैं लैबोरेटरी में यूवी रेडिएशंस की हेल्प से। एक आपने क्या बोलते हैं सुना होगा या देखा होगा, आई डोंट नो, आपके मेरे हिसाब से आपके स्कूल्स में तो बहुत कम चांसेस ही हैं उनका प्रेजेंट होने का। एक ना लैमिनार एयर चैम्बर होता है, ठीक है, इतना छोटा सा, जितना बड़ा आपका, कैसे बताऊं, 1 मीटर के लगभग, ठीक है, 1 मीटर के लगभग का एक चैम्बर होता है। उसमें ना ऊपर साइड में, जैसे अपने घर में वो पतली वाली रॉड नहीं होती है, जैसे अभी तो CFL वगैरह क्या बोलते हैं, CFL चलने लगी है, पहले ऐसे पतली वाली रॉड होती थी, अभी भी चलती है बहुत सारे घरों में। ठीक है, ये वाली रॉड जो लगाई जाती थी ना, इसी टाइप की एक यूवी रेडिएशंस की भी रॉड होती है, वो उस चैम्बर में ऊपर साइड को लगी होती है। एंड नीचे यहाँ पे हम पेट्री प्लेट्स में क्या करते हैं, पेट्री प्लेट्स में आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको म्यूटेशन लाना है ना, उनको नीचे हम प्लेट्स में लगा देते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ चीज किसकी, एकदम बेसिक लेवल की, मतलब किसी फंगस में, बैक्टीरिया में, इन सब में अगर आपको काम करना है तब आप कहाँ पे, ये लैमिनार एयर चैम्बर में लैमिनार एयर चैम्बर की हेल्प से आप क्या करते हो, फिजिकल म्यूटेशन को करते हो। ठीक है, अब आ जाइए जी, नेक्स्ट कहानी हमारी क्या आ जाती है इसमें, नेक्स्ट होती है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, स्लाइड करना पड़ेगा। देखो समझ में आया कि क्या बोलते हैं, किससे हो रहा है हमारा केमिकल म्यूटेशन, किससे हो रहा है फिजिकल म्यूटेशन, या एकदम शॉर्ट ऊपर पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। अपने आप नहीं होती है अंश, यूवी रेडिएशन जो होती है ना, यूवी रेडिएशन
अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन से उसको ट्रीट करते हैं। तो वो क्या करती हैं कि आप देखो इतना बड़ा रॉड है अगर, और उसके सामने अगर आप पेट्री प्लेट मानोगे ना इतनी सी, क्योंकि वैसे तो मतलब रॉड 1 मीटर की होती है, आपने देखी होगी, उतनी ही बड़ी हमारी यूवी जो यूवी वाली जो रॉड होती है ना वैसी होती है। नीचे ना जैसे जैसे हम प्लेट्स में खाना खाते हैं ना, तो प्लेट्स पेट्री प्लेट्स कहते हैं उसको, कांच की प्लेट्स होती हैं, लैब में मिलती है। उस पे ना पूरे में हमने क्या फंगस या बैक्टीरिया को ग्रो किया होता है, और ये फंगस और बैक्टीरिया पे क्या ये वाली रेस लगातार गिर रही होती है। तुम सूरज की रोशनी में निकलते हो बाहर, मतलब बॉयज को बहुत कम प्रॉब्लम होती है इस चीज की, बट गर्ल्स की ना स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, तो बहुत सारी लड़कियों को क्या सनबर्न वगैरह हो जाता है, स्किन जल जाती है। ठीक है, तो वो किस लिए हो रहा है? एक पर्टिकुलर इंसान पे हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा है, क्यों? वही उनका जेनेटिक सिस्टम कैसा है। तो वही चीज इसके साथ भी है कि ये रेज ना यहाँ पे फॉल करेंगी, सारी तरफ से वो स्कैटर कर रही होती है ऐसे ऐसे करके। अब किसी पे हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता है। वो आपको ना हम क्या बोलते हैं, इसका एक टेस्ट होता है अमाइनो एसिड्स का टेस्ट। ठीक है, कि आपको पता है ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20 के 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब जब म्यूटेशन होता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लॉस हो जाते हैं, छोटू सा तो ऑर्गेनिज्म है ये, लॉस हो जाते हैं। उन्हीं से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा म्यूटेंट है। जिसमें 20 के 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो वो तो भाई वैसे का वैसे ही है, और उसको हम कहते हैं वाइल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जिसमें 20 की जगह 16 है या 17 ही अमाइनो एसिड है या 18 अमाइनो एसिड भी हैं, तो उनको हम कहते हैं म्यूटेंट। बहुत अच्छी कहानी है, कभी अगर हम लोग साथ में 12th पढ़े होते तो मैं आपको समझाती। एक्चुअली मेरा खुद का काम है इस पे, मैंने पीएचडी जब की थी तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पता है इस चीज का। चलो अब आ जाते हैं म्यूटेशन के टाइप्स। बेसिक आपको क्या याद रखना है, केमिकल का याद रखना है, और दूसरी याद रखनी है कि ये जो हम यूवी रेडिएशन से करते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पे होती है। अलग अलग वेवलेंथ का साइन पता है ना, ऐसे बनता है, अलग लेंथ पे चल रही होती है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है बिकॉज ये आप लोगों को सबसे इजीएस्ट पार्ट माना जाता है। जीन म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन कैसा है? पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। एंड दोनों का मतलब आपको पता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या, सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ और उसने क्या कर दिया, जैसे हमारा कल कंफ्यूजन हुआ था सिकल सेल एनीमिया वाला, क्या हो रहा था सिकल सेल एनीमिया में? बोलो बोलो, अंश जी बताएं। मैम ग्लूटामिक एसिड से मैम वेलिन में वो चेंज हो रहा था, मतलब कि ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में चेंज हो रहा था, मैम और यस मैम, जो एमआरएनए की पोजीशन थी मैम वो चेंज हो रही थी, गैग से जीयूजी यू, बन रहा था। हाँ यू से क्या बन गया था, बीच में आ गया था ए आई गेस, है ना? अभी मैम हम टी आगे टी आ गया था, टी रुको रुको रुको, नहीं, डीएनए में टी आ गया था ना। सिक्कल सेल एनीमिया में बेटा ये रहा, जी ए जी जो है वो जी यू जी में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं मैम, मैं डीएनए की बात कर रहा था, डीएनए में। डीएनए में कहाँ पहुंच गए आप बेटा जी? मैं बुक में ऐसे ही देखा था, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ऊपर नीचे करके। डीएनए, डीएनए में चेंज दिया हुआ था मतलब मैं समझी नहीं आपको। मैम मैम वो होता है ना। क्या होता है, बताओ बताओ। देखो सिंपली अभी के लिए आपको इतना समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है, अभी हम इस पे भी आएंगे, इस वाले पार्ट में भी क्या हो रहा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये आपको पता है, रटा हुआ होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इट इज कॉज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड जहां बनना चाहिए था उसकी जगह पे क्या बन रहा है, वैलिन बन रहा है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन रहा है मैम, वैलिन बन रहा है। एट द 6th codon of beta globin gene gets substituted from GAG to GUG। वही चीज जो मैंने आपको बोली कि GAG हमारा बनना चाहिए था, उसकी जगह GUG आ गया। सिर्फ क्या एक पॉइंट पे, सिर्फ ये वाला पॉइंट पे चेंज हुआ और हमारा क्या हुआ, एंटायर अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ठीक है अंश? यस एंड मैम। अगर डीएनए वाला है तो वैसे मेरे पास, मैं आज एनसीईआरटी लेके बैठी थी। मैम डीएनए में मतलब डीएनए में ऐसा होता है ना, जैसे सीटीसी है वैसे डीएनए तो का मैम। इस वाले चैप्टर में आपको कोई लिंक दिया नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं बच्चे, डीएनए का तो नाम भी नहीं दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया तुम्हारी वाली बुक है। ऑल्दो जब मैं थी 11th की तब की ये बुक है, बट यार बुक में अभी कुछ ऐसा कुछ चेंज आया नहीं है। डीएनए का इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ जीन लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है चलो जी, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर को हमने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है या उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, एक पूरे के पूरे जो हम, आपको पता है ना ट्रिपलेट्स में होते हैं ये,
हमने एक पूरे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को या तो हटा दिया है या फिर उसको इंसर्ट कर दिया। आपको पता है कि एक को भी हम सिंगल को भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सीक्वेंसिंग होगी वो हमारी चेंज हो जाती है, फ्रेम जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, राइट? पता है ना ये वाली कहानी? नहीं? तुम लोग हाँ या ना तो बोल दिया करो। देखो अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है बच्चा जी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि आपका, हम लोग अभी तक हमारा कोडॉन कैसे रीड कर रहा था, AUG, GCC, AAG एंड GAG ले लो, ठीक है, GAG ऐसे करके हो रहा था। बट अगर हमने किसी इसमें से किसी भी एक में क्या कर दिया है, अभी अंश में आपका वो मैसेज देखती हूँ, ठीक है, हमने क्या करा, किसी भी एक को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है, या आप पूरे इंटायर सेट को भी हटा सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर अमाइनो अमाइनो एसिड नहीं, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को भी अपने हटा दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रेम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया ये मैम? पहला तो ठीक है, वैसे का वैसा ही रह गया, बट दूसरा GCC के ट्रिपलेट फॉर्म करने की जगह वो कैसा फॉर्म कर रहा है, CCA, फिर AGG फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और फिर AG कर रहा है, बल्कि हमें लास्ट में करना कैसा चाहिए था, GAG। तो एक आपका क्या हो गया, हट गया, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो गया, हमारा शिफ्ट हो गया। फिर आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की कहानी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन, एब्रीविएशन या फिर न्यूमेरिकल वेरिएशन। अब ये कैसे है मैम, यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल वेरिएशन की बात करो तो इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या चल रहा है, आइए जी यहाँ पे हम नीचे इसमें पढ़ते हैं फटाफट से। म्यूटेशन अकरिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। एक सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA की वजह से जो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जो कि हमारा सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा क्या, डिलीशन एंड इंसर्शन, कि हमने या तो डिलीट कर सकते हो या फिर आप कोई भी एक अमाइनो एसिड को ऐड भी कर सकते हो of base pairs of DNA causes frame shift mutation। एक पूरे जो फ्रेम को है वो क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, द लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ DNA रिजल्ट्स इन स्ट्रक्चरल ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम। क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक DNA का सेगमेंट या लॉस हो जा रहा है या गेन हो जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे DNA का क्या हो जा रहा है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जा रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आ रहे हैं, क्यों, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड इस ऑल्टरनेशन की वजह से क्या हो जा रही है, क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। और यही है मेन रीजन किसका, हमारे यही मेन रीजन है हमारा कैंसर होने का। क्रोमोसोमल लेवल पे जब हमारी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो उसी से आपको पता है क्या होता है, कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको कैंसर सेल की क्वालिटी भी पता होती होगी कि वो किसी भी उसको मतलब मैकेनिज्म को या सेल साइकिल की उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या जाता है, व्हेन मेंबर ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। अब आ गया किसकी कहानी, एन्यूप्लॉइडी की। कौन सा वाला पार्ट रह गया, आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या है कि when a member of homologous pair of chromosome fail to segregate during meiosis तो एन्यूप्लॉइडी होती है। क्या मतलब मैम, समझ में नहीं आया? इट मींस कि यहाँ पे या तो एक क्रोमोसोम हमारा लॉस हो रहा है या फिर एक क्रोमोसोम हमारा गेन हो रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मोनोसोमी की, तो मोनोसोमी में क्या हो रहा है, लैक वन क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, एक क्रोमोसोम हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ट्राइसोमी में क्या हो गया कि एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। मोनोसोमी इज -1 एंड ट्राइसोमी इज +1, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की क्या कहानी है कि इट अकर्स व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसका कहानी कब आएगा, जब साइटोकाइनेसिस चल रही होगी तब, ठीक है। आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी कब हो रही है, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड कौन से स्टेज पे हो रही है, टीलोफेज के बाद। कल हम लोगों ने सेल साइकिल वाला थोड़ा सा देखा था, राइट, जहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज में हमारे क्या चेंजेस हो रहे थे, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में और फिर टीलोफेज में भी हमारा क्या हो रहा था, ठीक है। हमने भले ही थोड़ा सा जल्दी में कर लिया था बट थोड़ा सा हमने ये कहानी पढ़ी थी। तो ये कहानी जो पॉलीप्लॉइडी की है वो कब आती है, इस वाले फेज में, टीलोफेज में, पी मैट करके हम पढ़ते हैं इसे, राइट।
टीलोफेज में ये आती है हमारी। इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा एक्स्ट्रा सेट हो जाता है क्रोमोसोम का। यूजुअली कैसे बन रहा होता है, ऐसे, राइट। और हम जब टीलोफेज में थे तो टीलोफेज में हम कल मैंने आपको कैसे दिखाया था कि इस पर्टिकुलर टीलोफेज में हमारा जो क्रोमोसोम था वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पे आ गया था स्पिंडल फाइबर के पास यू करके, राइट। देखा था हमने कल, ऐसे ऐसे करके ये 4 वाले आ गए थे जो हमारे डिवाइड हुए थे, और फिर यही 4 अपने क्या, अपने जैसे और भी बना लेते, और जब ये अपना डिवाइड हो जाते अलग अलग सेल्स में, करेक्ट। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा सेट जो है अपना जैसा एक और सेट बना देगा, ठीक है। मतलब नंबर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, या फिर नंबर कम भी हो सकते हैं। इन दिस फिनोमेना the cell has lost or gained 3 or 4 or more set of chromosome, 3 से 4 से 5, ठीक है। आपने देखा होगा वो जो क्रोमोसोम का अपने स्ट्रक्चर ऐसे वाले बने हुए कि नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास क्या हो जाता है, एक और पेयर आ जाता है, और जब हम टेट्रा वाला करते हैं तो उसमें 4 हो जाते हैं, ठीक है। पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े होंगे आई गेस अच्छे से, बोलो बोलो। यस मैम। शांत क्यों जाते हो इतने, बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं क्या चीजें, बोलिए जी। नो मैम। यार देखो ये जो क्लासेस है ना रिवीजन के फॉर्मेट में चल रही है, तो यू कांट एक्सप्लेन, मतलब एक्सपेक्ट कि मैं आपको एक छोटे से डिटेल से दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वहां से दे सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने 2-3 बार पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रही हूँ। बट मैं पूछती रहती हूँ आपसे, और जो चीज आप लोग बोलते हो मैं फिर उसको नेक्स्ट डे लेके भी आ जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। आज मैं भूल गई जीन मैपिंग लाना, वैसे कोई नहीं जी। चलिए जी, पेडिग्री एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं हम। पेडिग्री एनालिसिस की कहानी क्या चल रही है कि ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पेडिग्री एनालिसिस पे हम सीधे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके क्या सिंबल्स ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। सिंबल्स में ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज फीमेल को, और इनका सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है। सिंबल्स ही मोस्टली कुछ रहते हैं। ब्लैक हम मान लेते हैं अफेक्टेड को। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए दिए जाएंगे आपको, तो जहां पे भी दिक्कत हो रही है प्लीज मेक मी अ पॉज कि मैम रुको भाई समझा दो, बहुत स्पीड में जा रहे हो आप, ठीक है। ये इफेक्ट ब्लैक वाले अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ये मेटिंग, क्योंकि आज हमारे पास टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, आई गेस 5-10 मिनट में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम नहीं, आज जैसे उस दिन हमने 50 क्वेश्चन किए थे, तो आज 60 to 70 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। ये है मेटिंग का, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा है। ये किसके लिए है, हाफ ऑफ हेट्रोजाइगस कैरियर मेल, ठीक है। ये किसका है, हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल, मतलब कि इनको बीमारी नहीं है, सिर्फ ये कैरियर है। फिर ये कैसे है कि ये मेटिंग हो रखी है, ठीक है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ये किसका होता है, पेरेंट्स का। ये किसके लिए है, पेरेंट्स जिनका एक बच्चा जो है बीमार है, बीमारी है उसको, अफेक्टेड है। ये किसके लिए है बच्चा जी, डाइजाइगस ट्विंस के लिए। ये किसका है, मोनोजाइगस ट्विंस का, देख रहे हो ना सेम सेम है। फिर है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के लिए ये। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं, और फिर बस ये छोटू से हमारे पार्ट बचे हुए हैं। इसके बाद हम पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे, फिर ऊपर वाले, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा आपको ये वाला पार्ट आता है क्या, कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर कौन से होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये पार्ट आपको डिटरमाइन करना आता है? क्यों बच्चा जी? मैम एक बार रिकैप करवा दो। ओके नहीं, ये वाला तो नहीं दिया हुआ है इसमें, बट आपके में जैसे मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जहां तक आपके में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अभी हम आगे करेंगे या फिर तो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको करा दूंगी। बिकॉज जहां तक मुझे याद है ना, जब मैं आपके इसमें थी, ऑल्दो मैंने पेपर नहीं देती हूँ नीट वीट का मैं। मैम हाँ मैम जी, जो हाँ जी। रिसेसिव वाले होते हैं वो जनरेशन जनरेशन मैम अपने आप को शो नहीं करता, लेकिन डोमिनेंट वाले हर जनरेशन में वही अपना नहीं, एक्चुअली ये 4 होते हैं ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, कैसे कैसे देख के पता चलता है पेडिग्री में कि ये कैसा है, वो आइडेंटिफाई करना आता है या नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। मैम आता तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है दिमाग से। एक काम करते हैं कि आपको हम जब क्वेश्चन आंसर देंगे ना, अभी करेंगे, तो यस उस टाइम पे मैं आपको पूछ लूंगी, क्योंकि ना पेडिग्री एनालिसिस में वही है, पेडिग्री एनालिसिस में ना तुमको कभी ये चीज नहीं पूछी जाएगी
कि ये किसको डोनोट कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक चार्ट बना के दे दिया, सपोज कर लो कि ऐसे, लेट्स सी कि कितने बच्चे, पन्नी जब से निकला है ना। अच्छा चलो, मुझे आप लोग एक, मेरे को 2 क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे से यहाँ पे देती हूँ, ठीक है, बिकॉज ज्यादा हमारा रह नहीं गया है। तो अगर आपको आता है तो आप मुझे बताएंगे, तो फिर मैं आपको नहीं कराऊं ये बात, वरना फिर मैं आपको ये वाला पार्ट जो है करा दूंगी। ठीक है, ये आपको पता है ना 4 तरीके के होते हैं। पहला तो हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, छोटे छोटे लिख रही हूँ, समझ में आएगा, तुम तो 12th पास आउट हो। ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है, फिर एक्स क्रोमोसोम वाला या सेक्स क्रोमोसोम जिसे भी कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है या एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव। ये किस टाइप का है? मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये वाली चीजें आती हैं या नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम ये एक्स लिंक तो होगा नहीं क्योंकि मैम पेरेंट्स में है नहीं है आई गेस मैम। हाँ जी, और मैम रिसेसिव होगा क्योंकि मैम ये पहले से मैम ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव है, बिल्कुल सही। अंश के अलावा बाकी लोगों को समझ में आया कि ये क्यों है ऑटोसोमल रिसेसिव, व्हाई नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट? अंश आप नहीं बोलेंगे अभी, यस मैम। और फैजा आप भी नहीं बोलेंगी। बताओ जी, कानिका आपको भी समझ में आ गया ये? आ गया है, ठीक है। चलिए जी, एक बार अगर होगा तो मैं आपको एक इसका रिवाइज करा दूंगी, बिकॉज मेरे को ना एक इसका जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वाला वो पार्ट पता है, तो विल गो थ्रू दैट, कि वो आपको एग्जाम में एक बार देख, जैसे कहते हैं ना, तुरंत देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कौन सा वाला है। ठीक है, चलो जी लास्ट में देखते हैं मुझे क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पे आ जाओ फटाफट से। These are the disorders or illness which is caused by one or more abnormalities in the autosome or sex chromosomes में। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम दोनों में से किसी में भी हो सकती है। अब क्या कहानी है इनकी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है। ठीक है, चलो जी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर या सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहा जाता है इन्हें, डिपेंडिंग अपॉन कि किसमें एबनॉर्मलिटी है। अगर ऑटोसोम में है आपके तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम पे है तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर आ गया हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला है मेंडेलियन और दूसरा है क्रोमोसोमल। अब ये वाले आपसे ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सेम टू सेम। और द बेस्ट पार्ट इज ना कि कभी इसमें कुछ और भी बहुत ज्यादा लाके ऐड नहीं हुए, जितने दिए हुए ना आपकी बुक में उतनों से ही आते हैं, तो इतने तो आई गेस आप रट भी सकते हो। मेंडेलियन वाले कौन से हैं जो हमने स्टार्टिंग में कल देखे थे, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया, ये सारे किस तरीके की हैं, मेंडेलियन वाले। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमारे कौन से आते हैं, सिंड्रोम्स बेसिकली आते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स एंड क्लाइनफेटलर सिंड्रोम्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लो, वही चीज जो मैंने आपसे भी पूछ रही थी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पता है या नहीं, कि यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसा होता है बच्चा जी, 2 टाइप का अज्ञान से, या तो सेक्स लिंक्ड होगा, सेक्स लिंक्ड कह लो, या फिर एक्स लिंक्ड कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम पे ना बहुत रेयर होता है कि उस पे कोई डिसऑर्डर हो, और आपको पता है कि अगर वाई क्रोमोसोम पे होगी तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ मेल स्पीसीज को ही अफेक्ट करने वाली है, फीमेल्स को नहीं। ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं। तो सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, वो कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। नेक्स्ट है हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें कौन से आते हैं हमारे, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये आपको ऐसे के ऐसे ही रटने हैं। पड़ोस में आ जाओ इसके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी एक बार देख लेते हैं कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस और द एब्सेंस और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। वही कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ या तो वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, कोई भी एक रीजन की वजह से ये क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं। जनरली व्हाट आई वांटेड टू से कि क्रोमोसोम हमारा ऐसा होना चाहिए हर एक का, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक और भी आ जाता है। ठीक है, एक और भी आ जाता है पेयर, इस वजह से ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे आ जाते हैं। अब क्या कहानी चल रही है इनकी, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स अगेन, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी ऑफ डिसऑर्डर, दूसरा फिर से सेक्स क्रोमोसोम वाली। ऑटोसोमल में कौन से है हमारी, डाउन सिंड्रोम, या हम इसे क्या मोंगोलियन आइडेसी भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें आते हैं हमारे क्लाइनफेटलर एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए जी, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले आता है किसमें, ऑटोसोमल का है, याद रखना इसी बात से। कौन से पे है, 21st ट्राइसोमी। क्या कह रहा है 21st ट्राइसोमी मतलब, मैम 21st क्रोमोसोम पे मैम
एक और क्रोमोसोम का पेयर जुड़ गया आ जाता है, ठीक है, एक पेयर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास एक पेयर एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, और इसी वजह से ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं कि जो बंदा है, सॉरी जो और अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो कैसा होगा, छोटा हाइट में होगा, फ्यूरोड टंग होगी, स्मॉल राउंड हेड, पाम क्रीज, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल अपीयरेंस भी उसका अलग होगा। फिर क्या है, क्लाइनफेटलर सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। ये कहाँ पे आ गई हमारी, सेक्स क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक और एक्स क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉज करता है स्टेरिलिटी, गायनेकोमास्टिया, एंड देन हमारा क्या है, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट भी होने लगती है। फिर आता है लास्ट टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या है, एब्सेंस की वजह से हो रहा है हमारा, और ये क्या करता है, कॉज स्टेराइल फीमेल्स, रुडिमेंट्री ओवरीज एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डरिटी वाला पार्ट है, और छोटा सा पार्ट एक हम ये वाला भी कर लेते हैं, एंड हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। वी विल बी नाउ डूइंग क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे। चलिए जी, क्या है कलर ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से है, सेक्स लिंक, या फिर आप लोग ये वाला देख सकते हो अपने आप से, बोलो देख लो, थैलेसीमिया बता दो बस, थैलेसीमिया देख लें एक बार। चलो जी, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की वजह से है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या है, अल्फा थैलेसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन HbA1 एंड HbA2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम पे ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ये कहाँ पे कॉज कर रहा है, अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11। The rate of synthesis of alpha and beta chain gets reduced, leading to the formation of abnormal hemoglobin। ठीक है, ये आपको पता है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। चलिए जी, अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। कल कितने हो गए थे, 80 तक हो गए थे हमारे, ये लीजिए जी। यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले। आज पॉलीजेनिक्स हमने किया है। आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, पॉलीजेनिक्स से हो गया ना शायद। चलो जी, देखो इसे फटाफट से एंड आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 86 आपका पहला क्वेश्चन। क्या हो गया, इतना हार्ड आ गया। मैम 86 का सी है, 3 और मोर, ऑप्शन सी, मैम सी। सोचो ये पहला क्वेश्चन तो इतना आसान था, तब तुम लोग कैसे कर रहे, ऐसे देख रहे हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, जस्ट वन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा है, 3 और मोर जीन्स, ठीक है। मैम 87 का डी है। द पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, ये भी बिल्कुल सही बात है। इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, हर एक उसका एडिटिव है। ये बात कहाँ से मैंने याद कराई थी आपको, कि आपको मैंने कैसे बताया था कि ये प्लांट्स वाला हाइट है, जो ये प्लांट होगा वो 6 मीटर का होगा, बट जो छोटू छोटू वाले भी थे वो ऐसा नहीं था कि रेसेसिव है तो उसकी एब्सेंस में, सॉरी उसकी किसी एक की प्रेजेंस में ये कांपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देंगे। दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, ऑल्दो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, 0.5 मीटर ही बढ़ा रहे थे। ये वाला जो प्लांट था कैसा था, 3 मीटर का था, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन ह्यूमन स्किन कलर विच इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट, पता है आपको, all ये the ऑप्शन है इसका, all dominant and all recessive shows डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट स्किन कलर। डार्क, डोमिनेंट वाले सारे के सारे, अगर हमारा कैसा, हमने कैसे पढ़ा था, ये ही पढ़ा था AABBCC, यस मैम। सारे होंगे मेलानिन के जीन्स, तो हमारा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, ठीक है। और उसके उल्ट होंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, लाइट या व्हाइट कहते हैं हम, ब्राइट कलर, ठीक है। चलो जी, तो पहला आंसर हो गया इसका सही। अब आ जाइए जी दूसरा। इन ह्यूमन स्किन color inheritance, the genotype with 3 dominant and 3 recessive alleles, 3 dominant and 3 recessive allele will produce, बताओ जी, इंटरमीडिएट स्किन कलर।
इंटरमीडिएट स्किन कलर्स, बिल्कुल सही। पैचेस वाला तो कहानी नहीं है, आपको पता है इसमें, है ना। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? बिकॉज ओनली अंश, दीपाली एंड फैजा ही आंसर कर रहे हैं एंड कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से, और कनिका बीच बीच में थोड़ा सा आ रही है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सॉरी, बोलो बोलो भाई, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो इतना? यस मैम। फिर से कनिका ही बोली। चलो क्वेश्चन नंबर 90 करो। गंदे लोग हो तुम लोग, बात नहीं सुनते हो। क्वेश्चन नंबर 90 बच्चे जी, एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो आप बोल ही सकते हो, भले ही गलत बोलो सही बोलो अपना। अच्छा ठीक है, बोलना नहीं है किसी को ना, मैसेज में टाइप करो प्लीज। अंश, दीपाली, कनिका, फैजा, थोड़ा सा आप रुको, पहले इन लोग को भी टाइप करने दो, और भी बच्चे हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 90, आई वांट आंसर अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चन। सुमन, कृष्णा, सुरभि, प्लीज आप लोग भी आंसर करो क्लास में। बोलना नहीं है, कोई बात नहीं, शर्म आ रही होगी मैम से तो आप मैसेज में लिख लो। हाँ जी कृष्णा जी, थैंक यू जी, आपने एटलीस्ट रिप्लाई तो किया। आई डोंट नो वेदर क्योंकि मैं स्क्रीन वापस कर ली तो मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा कि आपने सही किया या नहीं। बाकी सोमन एंड दीपाली, आता नहीं है बच्चे कि आपको ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 90, वेरी इजी क्वेश्चन, और आपने आंसर भी जो दिया है कृष्णा बिल्कुल सही दिया है कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब प्लियोट्रोपिक जीन में क्या है? इट इज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। इज अ सिंगल जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। शो मेटाबॉलिक पाथवेज सो एज टू प्रोड्यूस वेरियस फिनोटाइप्स, तो कौन सा है? नहीं भाई, सारा है, बिकॉज प्लियोट्रोपिक जीन का तो एग्जाम्पल ही हमने वही पढ़ा था, ह्यूमन कलर्स वाला, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। चलिए, फिनाइल कीटोनूरिया इज कॉज्ड बाय प्लियोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट आंसर इज प्लियोट्रोपी। चलिए, फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन manifest through physical All expression, of the is characterized by mental retardation, leads to hair reduction and skin pigment, all of the above. Which one of the following pair is correctly matched? Wrongly matched. चलिए जी देखें, क्वेश्चन नंबर 93, क्या एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास होपर में होता है? यस मैम। होता है मैम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है कोडोमिनेंस का एग्जांपल है yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम, क्योंकि ए और बी जब साथ में आ जाते हैं तो वो ए को भी नहीं करने देगा, बी को भी नहीं करने देगा, एक नया तरीके का बनाएगा, ठीक है। और फिर क्या टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया था? Yes, ma'am. तो बचे कौन? आप गलत हो गए जी। चलिए, मैम स्टार्च का जो सिंथेसिस था वो तो इसी का एग्जांपल था, मल्टीपल का। स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। एक बार इसको देखेंगे, कुछ तो गड़बड़ दिया होगा इन्होंने, ठीक है। यस मैम, एनसीईआरटी की लास्ट की लाइंस में लिखा हुआ है मैम कि अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टीपलिज्म इज ओके ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ उसको, ठीक है, कोई नहीं। चलो, लग तो मुझे भी रहा था बट मैं को समझ में नहीं आया कि कौन सा आंसर मैं आपको बोलूं। चलो आ जाइए। दिख रहा है ना स्क्रीन पे प्रॉपर? ये सारे के सारे क्वेश्चन सब तक आप करें। मैं एक बार देखती हूँ स्टार्ट सिंथेसिस वाला आपका आंसर, है ना। जल्दी जल्दी देखें जी। मैम 94 का सी है। ओके बच्चा, बस मैं 1 मिनट देखती हूँ, तब तक आप अगला वाला देखो। क्योंकि स्टार सिंथेसिस जो है इस कंट्रोल बाय वन जीन, इट हैज टू नहीं अंश, स्टार्च वाला जो है ना वो मल्टीपल एलील्स का नहीं है, 94 का ए है। दैट इज फॉर कोडोमिनेंस। अगर आप देखोगे ना पेज नंबर 78 पे, बिकॉज कहीं ना कहीं पढ़ने में मुझे भी वही लग रहा था, बट एक बार इसको फिर से डीपली किसी और उसमें देख लेंगे। चलिए जी, 94 क्वेश्चन पे है हम लोग। क्या कह रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय ए
एंड द ओके यहाँ पे क्या आएगा, सेक्स क्रोमोसोम इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम एलोसोम, ठीक है, chromosome which are not involved in sex determination, chromosomes which and the remaining chromosome which are not involved in sex determination, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ है कि दो तरीके के क्रोमोसोम्स है हमारे पास, एक है ऑटोसोम और दूसरे हैं हमारे क्या, एलोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स को हम क्या कहते हैं, कितने ऑटोसोम्स होते हैं हमारे पास, कितने 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 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट है हमारे पास, 44। 44। अभी जस्ट तो पढ़ाता आया था यार थोड़ी देर पहले, फिर भी तुम लोग सो जाते हो। और ऑलोसोम कितने हैं, या जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो वो मैम हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया यहाँ पे, A. करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। यहाँ पे एलोसोम और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ऑटोसोम हो जाएगा। चलो जी, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये अभी जस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 95, ध्यान से। C. इनकरेक्ट कौन सा है, सी, ठीक है। चलो, इन XX एंड XY टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन मेल्स आर heterogamitic मैम A. एंड फीमेल्स आर आइसोगेमेटिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ जी, मेल्स आर heterogamitic, ठीक है। चलिए, मेल heterogamy is seen in all of these. मेल heterogamy किसमें, Human. मैम all of the above. क्वेश्चन नंबर 97, ऑल ऑफ द अबव, डी, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग्स द फॉलोइंग, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 98। देखो जी, अभी कौन सा हमने देखा था, मेल इनकरेक्ट पूछा है ना, क्या मेल ड्रोसोफिला हेट्रोगेमेटिक होते हैं, हाँ भाई ये तो बात सही है, होते हैं। फीमेल बर्ड हेट्रोगेमेटिक होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा एक्सो वाले, ठीक है, हेट्रोगेमेटिक होती है ना। Yes मैम. हाँ, एक्सो हेट्रोगेमेटिक। और मेल बर्ड जो है वो होमोगेमेटिक होते हैं, हाँ भाई ये भी बात सही है। तो कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, None of above. ठीक है, सारे ही सही हैं। चलो, द क्रोमोसोमल डिनोशन फॉर द हेट्रोगेमेटिक फीमेल एंड होमोगेमेटिक मेल्स आर, कौन सा है, हेट्रोगेमेटिक फीमेल ऐसा हुआ, मैम ये A and B है। ठीक है। मैम D. हेट्रोगेमेटिक है, नहीं मैम, ये हेट्रोगेमेटिक है, हाँ मैम। होमोगेमेटिक मेल ये भी है, ये भी है, तो आंसर इज डी। चलो जी, ह्यूमन मेल कंटेन द कैरियोटाइप ऑफ, बोलो बोलो, ह्यूमन मेल का कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 44 पेयर ऑफ ऑटोसोम, सॉरी 44 ऑटोसोम एंड अ ऑलोसोम पेयर, ठीक है। और एंड फीमेल में क्या होता है, 44 प्लस XX, ठीक है जी। चलो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल्स एंड मेल्स हनी बीज आर, कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 101। फीमेल्स में एंड मेल्स में हनी बीज के कितना कितना होता है, मैम मेल्स में 16 होता है और फीमेल में 32 होता है। कौन सा आंसर सही हो गया, मैम डी है। C. अच्छा सी, हाँ ठीक है, फीमेल्स में 32 एंड मेल्स में 16, ठीक है। इस बात को रट लो, इसका हनी बीज का कहानी थोड़ी अलग चलती है, पता है आपको, फीमेल्स में 32 एंड मेल्स में उसके आधे, एग्जैक्ट। चलो, द अनफर्टिलाइज्ड एग्स इन हनी बीज डेवलप इनटू, मैम मेल्स एंड वर्कर। और कोई, यांश जी मेल्स ही होगा ना मैम, मेल्स ड्रोन्स जो होते हैं वही तो होते हैं बस। हाँ, तो मेल्स ही होगा ना, सिर्फ वर्कर्स हाँ। ही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, इन हनी बीज मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू, किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मैम फीमेल्स तो मियोसिस से होते हैं और मेल्स माइटोसिस से होते हैं। अंश आप हमेशा इसके रेफरेंस में उल्टा वाला क्यों देते हैं, सॉरी मैम। मेल्स में मैम माइटोसिस आ B. गए, हाँ मेल्स में माइटोसिस हो गया और फीमेल्स में मियोसिस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, बट आंसर आपका सही था, म्यूटेशन वाला आ जाओ फटाफट से।
जल्दी जल्दी जल्दी। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन ऑल्टरनेशन इन सीक्वेंस ऑफ, किसके सीक्वेंस में? डीएनए। मैम ए एंड बी। मैम आरएनए में भी तो हो सकता है। आरएनए का इफेक्टिव होता है, हमारे काम का है नहीं। फिर चलो, म्यूटेशन में रिजल्ट इन change in genotype, change in phenotype, change in metabolism, or all of the above? D. D. Yes, ma'am. All of above. जीनोटाइप में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली फिनोटाइप पे चेंज होगा, और फिनोटाइप जब चेंज होगा तो ऑब्वियस है उसकी मेटाबॉलिज्म पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ ही रहा होगा। चलिए, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन इज कॉमनली फाउंड इन, किसमें होता है? मैम A. कैंसर सेल, बिल्कुल सही बच्चा जी, कैंसर सेल्स में, ठीक है। फिर पॉइंट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। बोलो बोलो बोलो। ऑप्शन ए। नो बच्चा, सिंगल बेस डीएनए नहीं, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। Base pair. ठीक है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में होता है, ठीक है। हल्का सा ही चेंज है बट आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, if there are 4 different types of nitrogenous bases, this, then how many different types of transitions and transversions are possible? Very important question. कितने ट्रांजिशन, कितना? अच्छा, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन होता क्या है? मैम ऑप्शन का है? अरे बेटा ये तो रहे, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन क्या होता है? अंश जी कहाँ गए आप? मैम ये मेरे को पता हाँ, ये मेरे को पता नहीं है। चलिए जी, बाकी लोग किसी को नहीं पता? आप लोगों ने ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन नहीं पढ़ा पार्ट? मैम ये कहाँ है? क्या था ये? मैम ये कहाँ था? कहीं नहीं होता है फिलहाल किसी। मैं फिर कल आपका जो क्लास स्टार्ट करूंगी दैट विल बी फ्रॉम मेसी से। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन नहीं पढ़ा है। एंड दूसरा आपका क्या था? जीन मैपिंग, ट्रांसवर्शन, ठीक है। और ये दूसरा है जीन मैपिंग, मैंने आज लिख लिया है सो दैट आई डोंट फॉरगेट दिस। चलिए जी, कोई नहीं, फिलहाल के लिए तो अब आंसर भी आज बताने की जरूरत नहीं है, ये हम कल ही करेंगे। चलो फिर तुम लोग आंसर दोगे इसका। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 109। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, इंसर्शन, बोथ या सिंगल चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। 110। बोथ ए एंड मैम D. बोथ ए एंड बी। डी नहीं बचा, सी, बोथ ए एंड बी। चाहे डिलीशन कर लो चाहे इंसर्शन कर दो एक कंप्लीट बेस पेयर का। फिर है म्यूटाजेंस, क्या होते हैं? केमिकल म्यूटाजेंस व्हिच कॉजेस चेंज इन डीएनए, फिजिकल म्यूटेशन व्हिच कॉजेस म्यूटेशन, बोथ ए एंड बी। एंड ये केमिकल एजेंट कौन सा है? मैंने एक का नाम बताया था आपको आज, रजनी इफेक्ट। यार एक का नाम बताया था, कम से कम नाम से भी याद रख लो, 5-ब्रोमोयूरेसिल। ये केमिकल है जिसकी हेल्प से हम म्यूटेशन करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में इसका वो बनाया जाता है और फिर उससे हम करते हैं। और दूसरा क्या था? फिजिकल म्यूटेशन किसकी हेल्प से करते हैं? वो यूवी रेस से। यूवी रेस किसमें प्रेजेंट होता है? यूवी रेस कौन? लैमिनार। लैमिनार एयर चैम्बर, ठीक है जी। और इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? वेरी करती रहती है मैम, वेवलेंथ इसकी वेरी करती है। जैसे इसकी वेवलेंथ वेरी करती है और 5-ब्रोमोयूरेसिल का क्या? कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। मैम इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी ना? हाँ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए घातक होती है। इसलिए घातक होती है। हम लोग भी जब काम करते हैं तो पहले बंद करते हैं जब ट्रीटमेंट देना होता है तभी ऑन करते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए जी, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आप लोग का आया असली वाला पार्ट जो मैंने आपसे उस टाइम पे पूछा था कि वेदर यू नो दिस और नॉट। यहाँ के तो क्वेश्चन को सॉल्व कराना इज डिफिकल्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 112 से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कितने कर पाते हैं हम। 5-10 मिनट की क्लास तो और अभी लेंगे, ठीक है।
एंड थोड़ा सा जल्दी कर लो बस, जो छोटे छोटे वाले हैं एटलीस्ट वो वाले। एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स ऑफ डी। कौन सा डायग्राम? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री Pedigree analysis. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन। काहे के लिए? इट All of the इट शोज ओरिजिन ऑफ ट्रेड, इट शोज फ्लो ऑफ ट्रेड्स इन फैमिली। बिल्कुल ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। दिस कॉन्टैक्ट मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। हाँ जी बिल्कुल सही, बी। ये मीटिंग है और ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है। पता है ना ये वाला, या आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी इसमें? Yes, ma'am. चलो, ये वाला आइडेंटिफाई द सिंबल्स बिलो इन द करेक्ट वाला पार्ट। ये वाला मैम ए, मैम ए। ये है Ma'am मेल, A. हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। ये है मेल, ये फीमेल, ये हमारा अनस्पेसिफाइड सेक्स और ये हमारा अफेक्टेड वाला मेल। ठीक है जी। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 116। पहले देखते हैं किस तरीके का है ये जी, बोलो। अब आया आपका ओरिजिनल पार्ट। पैसिव डोमिनेंट और मैम एक्स लिंक्ड है। मैम एक्स लिंक्ड है। पक्का? पक्का। कैसे अंश, मुझे एक्सप्लेन करो। मैम डोमिनेंट इसलिए क्योंकि मैम वो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स, राइट? यस मैम। ठीक है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर, क्योंकि फीमेल में भी आया है और मेल में भी आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब है दोनों के दोनों कैसे होंगे? ये अफेक्टेड होगा दोनों या फिर एक ही अफेक्टेड होगा? बोलो। मैम डार्क तो दोनों में है ना, दोनों ही अफेक्टेड है। तो दोनों ही अफेक्टेड होंगे यहाँ वाले, क्योंकि तभी हमारा जो मेल वाला ये वाला है, ये भी हमारा अफेक्टेड आ रहा है। और रुकिए एक बार, और आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ये वाला आने के लिए एक्स वाई चाहिए हमें, ठीक है? अब अगर सपोज एक एक्स इससे आ रहा है और वाई इससे आ रहा है, ठीक है, यही होना चाहिए क्रोमोसोम का। बोलो बोलो बोलो। यस मैम। है ना? Yes, ma'am. अगर हाफ में आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये क्या बोलते हैं, कैरियर हो जाएगा उसका? चलो ठीक है, इसको डिसीज सपोज कर लो हो जाएगी। इसके साथ क्या होगा फिर? या तो फिर इसका भी एक्स वाला हमारा कैरियर हो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बच्चा, इतना इजी नहीं है। किस तरीके का है ये? Yes, ma'am. उसको भी affected होना पड़ेगा, उससे भी तो उसमें आएगा। उसको भी अफेक्टेड होना पड़ेगा मैम, तभी उसमें आएगा। तो अगर आपने क्या बोलते हैं ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से अपने इसमें किया होगा प्रैक्टिस, तो कैसे पढ़ा होगा मैं आपको बताती हूँ। हमने जो 4 कंडीशंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने, वो पढ़ी होंगी। पहला है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला। इसके लिए हमारे को ट्रेट कैसी चाहिए बच्चा? कि बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड हो, है ना? और जो इनके चिल्ड्रन हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल। ये किसका एग्जाम्पल है हमारा? ऑटोसोमल डोमिनेंट का। क्यों? ऑटोसोमल डोमिनेंट का, ठीक है। तो ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है? चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो इसके ऑप्शन में भी नहीं दिए है। फिर कह रहे हैं दूसरा, ये कह रहे हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी ले लेते हैं हम। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या कह रहे हैं? कैसे होंगे पेरेंट्स बच्चे? पेरेंट्स उनके नॉर्मल हैं, ठीक है, और जो उनका क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग है या कह लो प्रोजेनी है, उनमें से सारे नहीं बट कुछ एक इफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि पेरेंट्स क्या हो सकते हैं? कैरियर हो सकते थे, पॉसिबिलिटी है। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव का, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एक पॉइंट और, ये होती है कि इनमें से ऑटोसोमल जो रिसेसिव वाले पेरेंट्स होते हैं ना, दे कैन स्किप जनरेशन। पता है ना आपको ये, कि ये जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। कि उसकी बात कर रहे हैं हम ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब दूसरा चार्ट बनता है हमारा किसका? सेक्स लिंक्ड वाला। इसका क्या कहानी चलेगा? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट सपोज कर लो, सेक्स लिंक कह लो या एक्स लिंक कह लो। इसका पेरेंट्स में कैसे होगा कि सपोज हमारा जो फादर है वो इफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके ऑफस्प्रिंग्स में कौन कौन इफेक्टेड होगा? अगर फादर इज इफेक्टेड तो कौन कौन इफेक्टेड होगा? अगर हम सेक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, सेक्स लिंक डोमिनेंट की बात हो रही है, तो if a father is affected, only females। बिल्कुल सही सुरभि जी, एकदम हिट मारा है आपने, ठीक है। बिल्कुल सही कहा सुरभि ने कि if a father is affected, all the females will be या फिर all the daughters will be affected। ये है हमारे सेक्स लिंक डोमिनेंट की कहानी। फिर आ जाता है हमारा सेक्स लिंक या एक्स लिंक, कौन सा? रिसेसिव। यहाँ पे क्या कहानी होती है? यहाँ पे कहानी चल रही है मैम
फिर से ऐसे चार्ट बनाओ। अब इसकी कहानी क्या होगी? दो बेटे दो माँ, मतलब बेटियां, इनकी क्या कहानी होगी? कि यहाँ पे पहली बात तो ये स्किप कर सकता है जनरेशन, ठीक है, डोमिनेंट वाला स्किप नहीं करेगा। दूसरी कहानी ये है मैम कि यहाँ पे जो डिसीज होगी दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम मदर टू सन, ठीक है, नेवर फ्रॉम फादर टू सन। फादर से सन में नहीं जाएगी, दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम मदर टू सन। यहाँ पे मदर उनको उसकी कोई बीमारी नहीं है, तो उसके जो बेटे हैं वो भी कोई बीमारी नहीं है उनमें, ठीक है। एंड कोई वो नहीं है कि डॉटर में वो बीमारी हो, माइट बी डॉटर कैरियर हो सकते हैं, ठीक है। दैट दिस कैन स्किप जनरेशन, ठीक है। आप इसी बेसिस पे आप इसको अगर निकाल सकते हैं तो बताया जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है? अभी हमने देखा एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या चल रहा है कि एक्स लिंक डोमिनेंट में ओनली फादर से डॉटर से इफेक्ट हो रही है, ठीक है, सिर्फ। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, यहाँ पे तो सन भी इफेक्टेड है। तो पहला तो हमारा हो गया कैंसिल। समझ में आ रहा है? यह सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। मैम समझ यस मैम। तो एक्स लिंक डोमिनेंट हो गया हमारा कैंसिल। दूसरा ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था कि मदर से सिर्फ और सिर्फ सन में जाएगी, नेवर फ्रॉम मदर टू डॉटर। यही बात हमने बोली। यस मैम। फादर से कभी सन में नहीं जाएगी। तो यहाँ इसका भी हम नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। रेसेसिव एक्स लिंक भी कैंसिल हो गया। अब इकलौता बचा डोमिनेंट वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड कैसे पॉसिबल है मैम? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे जी, यहाँ तो डॉटर भी इफेक्टेड है। अगर वाई में इसके डिसीज होता तो पहले तो यहाँ पे फादर को इफेक्टेड दिखाते वो, करेक्ट, बट ऐसा तो नहीं दिखाया। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इन चारों पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, आप अगर देख सकते हो तो ये चारों के चारों उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है, सिंपलेस्ट वे नहीं है इनको निकालने का, पेडिग्री को। मैम ये डी ऑप्शन है क्या वैसे? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ये आपके उसमें शायद क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं दिया हुआ है अंश, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस की वजह से है, ठीक है। ये थोड़ा सा जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आओगे ना, तब उस टाइम पे आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार में आप ऐसे देख पाओगे क्या? 117 सॉरी, आपकी स्क्रीन पे मतलब विजिबल है? यस मैम। आधा आधा दिख रहा है ना एक्चुअली, तो इसीलिए, वरना कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जो एटलीस्ट दिख रहे हैं प्रॉपर, वरना मेरे को आधा आधा ही दिखाना पड़ेगा आपको। और मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे इसमें कॉपी वॉपी लेके भी नहीं बैठे होंगे और अंश तो बिल्कुल ही नहीं लेके बैठे होंगे कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 118 देखिए आप। अब ये किस तरीके का है? मैम सैप लिंक्ड। ऑटोसोमल रिसेसिव आप कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो बच्चे? एक्सप्लेन भी कर दो। अगर आप मतलब देखो तुक्का मारने का तो कोई जैसा है नहीं ना सीन यहाँ पे, आप मुझे एक्सप्लेन भी कर दो हल्का सा कि मैम क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आंसर। बस 5 मिनट ही बची है हमारी क्लास को, हमारे आज लगभग 40 क्वेश्चन हो गए। मैम ऑटोसोमल कैसे हो जाएगी? देखो देखो कैसे हो जाएगी, ऑटोसोमल किसी तो ने नहीं सोच होगा के ना दिया होगा। मैम, एक्स लिंक्ड ही होगा। और आई गेस मैम मैम एक्स लिंक्ड होगा, ये रहा फादर अफेक्टेड है, ये यहाँ पे किसको कर रहा है? बेटी को भी कर रहा है, बेटे को भी कर रहा है। हिमांश देखो पहला तो पॉइंट है कि मैम ये जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, देख रहे हो? कर रहा है क्या जनरेशन स्किप? नो मैम। देखो देखो ध्यान से देखो, यार हमारा वो उड़ गया, कहाँ बनाया था हमने? यार, इसको ऐसे साथ में लेके चलो, ये इसी का है ना? नहीं है यार, चलो ऐसे देखो, छोड़ो कोई नहीं। एक पेज में आ ही नहीं रहा, मैं क्या कर सकती हूँ, इतने बड़े बड़े इसके क्वेश्चंस होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का एक आपने जो कैरेक्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि इट कैन स्किप जनरेशन, पढ़ा था? यस मैम। क्या वो जनरेशन को स्किप कर रहा है? यस मैम, एक कुछ में कर रहा है ना, यस, दूसरे में भी इसमें कर जाएगा। रहा है मैम स्किप।
ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में ये स्किप कर रहा है जनरेशन, तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा? सीधे यहीं से आपको आंसर पता चल रहा है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में इट इज नेवर गोइंग टू स्किप जनरेशन, तो ये तो हो गया कैंसिल। और एक्स लिंक्ड इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। एक्स लिंक्ड की मैंने आपको दो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, या तो फादर से सारी डॉटर इफेक्टेड होंगी, तो यहाँ पे तो मैम सन भी इफेक्टेड हो रहा है, या फिर मदर से सिर्फ और सिर्फ सन इफेक्टेड होंगे। ठीक है, और वो भी ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशंस को लेके चलो ना बच्चे। अभी भी आपको अंश समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को ये वाला पार्ट। मैम ऐसा नहीं है मैम, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बस। अंश मैंने अभी ना आपको जो ये चार वो बताए हैं ना बच्चे, ट्रस्ट मी, एक बार बस, मुझे पता है कि मैं आपकी रेगुलर वाली टीचर नहीं हूँ शायद, इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। बस एक बार मेरे कहने पे ना इन चारों को ना आप अपनी कॉपी में लिखना। ये तो मैंने चारों छोटे छोटे से बनाए हैं आपके, ठीक है, एकदम छोटे छोटे से हैं। ये बेस्ट तरीका है, ट्रस्ट मी, मैंने भी 6 साल पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, तो थोड़ी सी तो नॉलेज मेरी भी सही होगी। माइट भी थोड़ी बहुत चीजें स्किप हो जाती है माइंड से, बिकॉज वही है कि अभी पिछले 6 महीने 7 महीने से हम क्या 11th ही पढ़ा रहे हैं, तो 11th तो रटा हुआ है, पूरा रिवाइज्ड है, तो वो चीज कभी कभी हो जाती है, ठीक है, एंड वो नेचुरल भी है और मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बट येस, जो ये वाली नॉलेज मैंने आपको दी है ना, इससे आप कोई भी निकाल सकते हो, एक बार करके देखना। देखो यहाँ पे हमने जो कौन सा दोनों चीजें पढ़ी, मैंने आपको एक ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या बताया, ये रहा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव, इट कैन स्किप जनरेशन। तो आपने अंश खुद ने ही बताया कि देखो मैम बीच वाले में ये जनरेशन को स्किप कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही क्लियर हो गया कि ये जनरेशन को स्किप कर सकता है। दूसरा वाला, जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट में कर रहे थे, चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो तुम्हारे ऑप्शन में है, ठीक है, बट इसका दूसरा क्या है कि यहाँ पे ऑटो डोमिनेंट वाले कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार देखेंगे। तो जब वो वाला पहला ही पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी से आपको आंसर निकल जाएगा। और सेक्स लिंक्ड वाला जो था, मैंने आपको डोमिनेंट वाला बताया, इससे बेस्ट आपको फीचर नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, आई कैन गिव यू ऑन अ रिटन फॉर्मेट, कि अगर फादर से सारी डॉटर इफेक्ट हो रही है सिर्फ, तो वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है। फादर से मदर से सारे सन इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। दोनों के दोनों नॉलेज को अप्लाई कर लो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, बस एक कॉल आ रहा है। हेलो सर, मैं आपको बस ना 5 मिनट में कॉल करती हूँ, मैं क्लास में होंगी, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स। समझ में आया आपको ये बात? यस मैम। एक बार एक काम करते हैं, आप भी ना जस्ट क्लास ओवर होते ही मैं आपको प्लीज ये प्रॉमिस कर लो कि कोई भी बच्चा ना चीटिंग नहीं करेगा यार। मैं इसीलिए पूरे आप लोग को देना नहीं चाह रही थी, बट हाँ, आप लोग ना पेडिग्री वाले क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करोगे। पहले प्रॉमिस करो कि आप सारे के सारे प्रैक्टिस करोगे, तो अभी क्लास ओवर होते ही विदिन 5 मिनट्स में आपको पूरी पीडीएफ भेज देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, पूरे के पूरे ये प्रैक्टिस करना। ये एसर्शन वाले भले ही छोड़ देना, क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एसर्शन और रीजनिंग मुझे पता है कर ले जाओगे, और बहुत सारों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर भी है। बट प्लीज पेडिग्री वाले क्वेश्चंस को, जो मैंने छोटी सी नॉलेज दी है ना, बस उसके बेसिस पे एक बार अप्लाई करके देखना। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप उसके सारे के सारे आंसर्स करके ले जाओगे। ठीक है, देखो रूल्स उसके बहुत सारे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं, बट जो शॉर्टेस्ट रूल है आंसर निकालने का, क्योंकि तुमको एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 मिनट के अंदर खत्म करना है, अगर वो टफ है तो, वरना तो देखते ही पता चल जाता है कौन सा तुमको आता है कौन सा नहीं आता है। ठीक है, एक बार जो मैंने चारों रूल बताए हैं उसको अप्लाई करो, और पेडिग्री वाले कल 15-20 क्वेश्चन है करके लेके आओगे आप सारे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस 60 मिनट में कैसे होंगे बेटा, होंगे कनिका, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बच्चे, हो जाएंगे। स्टार्टिंग के तो थोड़े इजी, वैसे ही इजी वाले ही होते हैं। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, इट वाज सो गुड टू टीच यू दिस चैप्टर। ये मेरा एक्चुअली फेवरेट चैप्टर भी है, बट नेक्स्ट चैप्टर हम वही अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला करेंगे। बाय बच्चे। थैंक यू मैम। बाय मैम। यू वेलकम, बाय बाय। बाय फैजा।